हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 10th बुक भारतीय सांस्कृतिक और विरासत का 11 चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय चित्रकला। फ्रेंड्स, इसके 5 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुकी हूँ एंड ये चैप्टर एक बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मेरे से कि मैम प्लीज़ बना दीजिए, एंड मैं उसी के बेस पे ये चैप्टर लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर भारतीय चित्रकला। इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला, मध्यकालीन भारत में चित्रकला, मुगल काल में चित्रकला का क्या योगदान था। तो ये 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था, यानी कि प्राचीन काल में जो भारतीय चित्रकला थी उसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है। कौन से काल से? प्राग ऐतिहासिक काल से भारतीय चित्रकला का इतिहास शुरू होता है। सबसे पुराने जो चित्र पाए गए थे ना, वो गुफाओं और चट्टानों से मिले थे। इस टाइम में जो सबसे पुराने चित्र पाए गए थे तो गुफाओं और चट्टानों से मिले थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन ना MCQs में आता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, भीमबेटका कहाँ पर है? MP में है। ठीक है, आपको टिक करना ही है। तो सबसे जो प्रसिद्ध और प्राचीन चित्र पाए गए थे वो भीमबेटका से ही पाए गए थे। अजंता और बाघ गुफाएं जो इसमें बौद्ध चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता और बाघ गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और जो प्राचीन काल के जो चित्र हुए करते थे, ठीक है, जैसे प्राग के ऐतिहासिक काल में जो चित्र शुरू हुए थे उनके क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, तो आप मुख्य विशेषताओं में ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था, जैसे मिट्टी और कोयला, जानवर, शिकार, नृत्य के दृश्य दिखाए जाते थे उस पिक्चर्स में, बौद्ध जातक कथाओं का चित्रण होता था उस पिक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, उस टाइम पे जो चित्रकला विकसित हुई थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें हमने जान ली हैं। अब यहाँ पर देखिए हम और किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्ययुगीन कालीन में, यानी कि मध्यकालीन काल में भारत में जो चित्रकला फैली थी, मतलब उसमें किन लोगों का सहयोग था, कैसे ये चित्रकला इतना ज़्यादा विकसित हुआ था, विकास किया था। ठीक है, भारतीय चित्रकला में मुगल शासकों का इसमें क्या योगदान था। हम राजस्थानी, पहाड़ी जैसी चित्रकलाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, प्राचीन युग उद्भव, यानी कि प्राचीन युग में चित्र का कैसे विकास हुआ था। तो यहाँ पर देखिए गुफाओं से मिले अवशेषों और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि चित्रकला जो है ना वो बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है, यानी कि ये बहुत टाइम से मतलब प्रचलित रही है, लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज तो बाद में मिली है ना बहुत सारे। अब दुनिया में ही देख लो, जब खुदाई की जाती है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जब खुदाई की गई तभी तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी, तो वो पहले से ही ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत में चित्रकला और कला का इतिहास मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की प्राग ऐतिहासिक काल की चट्टानों पर बने पशुओं के रेखाखंडन और चित्रांकन के नमूनों से प्रारंभ होता है। यानी कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना उसमें पशुओं के रेखाखंडन और चट्टानों पर पशुओं के रेखाखंडन, उनके चित्रांकन के नमूने उन्हें मिले हैं। महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ की गुफाओं के चित्रों में चितकबरे हिरणों की खालों को सूखता हुआ दिखाया गया है। कई हजारों साल बाद रेखाखंडन और चित्राखंडन हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुद्राओं पर भी पाया गया है, यानी कि यही महाराष्ट्र में भी पाया गया है, भीमबेटका में भी पाया गया है, और हड़प्पा काल की जो सभ्यता थी ना, जब वहाँ पे खुदाई की गई थी, जब वहाँ के बारे में जानकारी ली गई थी, लोगों ने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया था, तब वहाँ पर मतलब ये रेखाखंडन और चित्रांकन भी मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो वह समय जब मनुष्य के जीवन का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी कि मनुष्य की जीवन का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। उस टाइम पे लोगों को लिखना भी नहीं आता था, वो साइन के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ समझा करते थे। ठीक है, प्राग मीन्स होता है पहले और इतिहास मीन्स होता है लिखित घटनाएं या रिकॉर्ड।
अब यहाँ पर 3 चित्र बताए गए हैं, लेप्य चित्र, लेखा चित्र और धूलि चित्र। ये तीनों चित्र ना हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य की कला के विभिन्न तरीकों और तकनीकों के विषय में संकेत करते हैं, यानी कि ये हिंदू और बौद्ध दोनों से ही रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, जो पहली प्रकार की कला होती थी ना, उसमें लोक कथाओं से संबंध होता था। लेप्य चित्रकला लोक कथाओं से संबंधित होता था। ये ना क्वेश्चन में आ सकता है कि लेप्य चित्रकला जो होती थी वो किससे संबंधित होती थी, तो लोक कथाओं से संबंधित होती थी। लेखा चित्र वस्त्रों पर बने रेखा चित्र और चित्रकला से संबंधित होते थे। रेखा चित्र और चित्रकला से संबंधित होते थे कौन, लेखा चित्र। ठीक है। तीसरे प्रकार की जो कला है यानी कि धूलि चित्र, वह फर्श पर बनाई जाती थी। धूलि चित्र कहाँ पर, फर्श पर बनाई जाती थी। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है विनय पिटक, उनमें शाही इमारतों पर चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन किया गया, यानी कि विनय पिटक में भी शाही इमारतों को चित्रित किया गया है। मुद्रा राक्षस नाटक में भी अनेकों चित्र या चित्रपटों का उल्लेख किया गया है। जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें भी चित्र दिखाए गए हैं। 6ठी शताब्दी के सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ वात्स्यायनिकृत कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख है। यहाँ पर पूछा जाए कि प्राचीन युग में चित्रकला का उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं महाराष्ट्र में मिली, और नरसिंहगढ़, महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ में मिली। हड़प्पा कालीन सभ्यता से हमें चित्र मिले हैं। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विनय पिटक, उससे मिला है। मुद्रा राक्षस से मिला है, और वात्स्यायनकृत जो मतलब है ग्रंथ है उससे भी हमें मिला है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें दिखा सकते हैं जब प्राचीन युग के बारे में पूछे तो। नेक्स्ट देखिए, 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक अध्याय चित्रसूत्र चित्रकला पर भी है, यानी कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक अध्याय है जो चित्रसूत्र चित्रकला पर भी आधारित है, जिसमें ये बताया गया है कि चित्रकला के 6 अंग हैं। आकृति की विभिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव। इसमें किसमें बताया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बताया गया है कि आकृति चित्रकला के 6 अंग हैं। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त हैं। पशु, पक्षी, फूल, मानव आकृति और जातक कथाएं इनकी मुख्य विषय वस्तु है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गुप्तकालीन का जो विषय वस्तु था ना, गुप्तकालीन चित्रकला की जो विषय वस्तु थी तो वो क्या थी, तो पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल, मानव आकृति और जातक कथाएं इनकी मुख्य विषय वस्तु थी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन उद्भव हुआ था वो प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों से हुआ था। उसके बाद में फिर वैदिक अनुष्ठान, बौद्ध, जैन धर्म और अजंता जैसी गुफाओं में ये विकसित होने लगे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भित्ति चित्र क्या होता है, जो छतों पर बनाई जाती है और बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित होती है, उसे ही भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति चित्र छतों पर, पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भित्ति चित्र है ना वो कहाँ पर बनाया गया है। ये भी पता है कहाँ पर है, भीमबेटका की गुफाएं हैं ना वहाँ पर, मतलब सारे गुफाओं को अलग अलग नंबर्स में डिवाइड किया गया है। तो गुफा नंबर जो 9 है उस चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दिखाया गया है। 10 नंबर की जो गुफा है उसमें जातक कहानियों को चित्रित किया गया है, और 5वीं 6ठी शताब्दी के गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है। भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं में धार्मिक कृतियों को दर्शाते। मैंने अभी बताया ना, भित्ति चित्र छतों पर बनाई जाती थी और बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर यह आधारित होती थी। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों को इसमें दर्शाए गए हैं। राज प्रसादों में राजकुमार, अंतपुरों में महिलाएं, कंधों पर भार उठाए कुली, भिक्षुक, किसान, तपस्वी एवं इनके साथ अन्य भारतीय पशु पक्षियों, फूलों का चित्रण किया गया, यानी कि उनके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई जाती थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब भी पिक्चर्स बनाई जाती थी उनके साथ पशु, पक्षी, फूलों का भी चित्रण किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चित्रों में प्रयुक्त सामग्री, यानी में किन किन चीज़ों का सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था, तो विभिन्न प्रकार के चित्रों में भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे चित्रों में जिन रंगों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था वे थे धातु राग, चटक लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है, कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग किया जाता था। ये सब रंगों के लिए होता था। हरिताल पीला, नीला रंग बनाने के लिए किया जाता था। लापिस लाजुली नीला, काला, चाक की तरह सफ़ेद खड़ी मिट्टी का भी यूज़ किया जाता था। गेरू माटी का यूज़ किया जाता था। हरा रंग का प्रयोग किया जाता था। और तो और जो लापिस लेजुला था ना वो कहाँ से आता था, पाकिस्तान से आता था। स्लेटी रंगों का भी प्रयोग किया जाता था।
अब यहाँ पर देखिए जो बौद्ध चित्रकला होती थी ना, उसके अवशेष उत्तर भारत के बाघ नामक स्थान पर पाया गया था, वो भी 6वीं और 9वीं शताब्दी में। दक्षिण भारतीय स्थानों पर स्थित बौद्ध गुफाओं में प्राप्त होते थे ये। इन चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? इन चित्रों की विषय बौद्ध चित्रकला की जो विषय वस्तु के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें इन चित्रों के बहुत कम ही अवशेष पाए जाते थे। अनेकों चित्र देवी देवताओं, देवस दृश्य, किन्नरों, अप्सराओं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, फल फूलों और सही प्रसन्नता, प्रेम, कृपा, ये सारी इनकी विषय वस्तु हैं। बौद्ध चित्रकला की विषय वस्तु के बारे में पूछे तो देवी देवताओं की चित्र बनाते थे, किन्नरों, अप्सराओं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, फल फूल, प्रसन्नता, प्रेम, कृपा, ये सारी चीज़ें आप विषय वस्तु में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दक्षिण भारतीय मंदिर में तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर के भित्ति चित्र महाकाव्यों और पुराणों कथाओं पर भी आधारित है। यानी कि ये पूछ सकता है कि जो दक्षिण भारतीय मंदिर थे, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, उसमें जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे वो किन पर थे? तो महाकाव्यों और पुराण कथाओं पर आधारित होते थे। देखिए यहाँ पर हमारा जो प्राग्ञ ऐतिहासिक जो चित्रकला थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में चित्रकला है वह लगभग 8वीं से 18वीं सदी का टाइम माना जाता है, ठीक है। इसमें हिंदू, जैन, मुस्लिम यानी कि मुगल काल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। मध्यकाल में फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण भी हुआ था। जो फारसी और भारतीय शैली हुई थी ना, उनका मिश्रण हुआ था। मुगल चित्रकला में किताबों और पांडुलिपियों में चित्र बनाए जाते थे, यानी कि इसमें मुगल जो काल था उसमें जो चित्रकलाएं बनाई जाती थी वो किताबों और पांडुलिपियों में चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों के नाम भी इसमें लिखा जाने लगा था। औरंगजेब के समय संरक्षण ना मिलने पर कलाकार अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए थे। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के काल में जो शाही महल थे, शाही अंतःपुर, मस्जिदों से भित्ति चित्रों के वर्णन प्राप्त हुए हैं। यानी कि दिल्ली सल्तनत के शाही महलों से, शाही अंतःपुरों, मस्जिदों से भित्ति चित्रों के वर्णन प्राप्त हुए हैं। इसमें मुख्यतः फल, फूलों, पत्तों, पौधों का चित्रण दिखाया जाता था। इल्तुतमिश के समय में भी हमें चित्रों के संदर्भ प्राप्त हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी भित्ति चित्र वस्त्रों पर चित्रकारी करते थे, ठीक है। पांडुलिपियों पर लघु चित्र प्राप्त होते थे उस टाइम पे। सल्तनत काल भारतीय चित्रकला पश्चिमी और अरबी प्रभाव भी इस पे पड़े थे। ईरान और अरब देशों से पर्शियन और अरबी पांडुलिपियों की भी आने के संदर्भ प्राप्त होते थे। कहाँ से? ईरान और अरब देशों से पर्शियन, अरबी की जो चित्रकला थी, पांडुलिपियों के भी आने के संदर्भ प्राप्त होते थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के महल को अलंकृत करने वाली चित्रकारी ने बाबर और अकबर दोनों को ही प्रभावित किया था। हम आगे अलंकृत चित्रकला के भी बारे में जानेंगे। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में सूक्ष्म चित्रकारी गुजरात और राजस्थान में एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में भी उभरी। यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में सूक्ष्म चित्रकारी भी की जाने लगी थी। इसके बारे में भी अभी हम लास्ट में देखेंगे। जब औरंगजेब के टाइम पे जो चित्रकारों को ना संरक्षण नहीं मिला था, तो जो चित्रकार थे ना वो सभी राज्यों में बट गए थे। यानी कि कुछ चित्रकार अलग राज्यों में, कुछ अलग राज्यों में चले गए थे। तो वहीं से ही सूक्ष्म चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में मांडू, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, पूर्वी भारत में बंगाल, ये अन्य बड़े केंद्र के थे किसके? चित्रकारी के। पाल शासन के अंतर्गत एक नई प्रकार की चित्र शैली का उद्भव हुआ था जिसे सूक्ष्म चित्रण कहा जाता है। सूक्ष्म चित्रण कहा जाता है, वो पाल शासन के एक नई प्रकार की चित्रण शैली से आया है। ये सूक्ष्म चित्र नाशवान पदार्थों पर बनाए जाते थे। बौद्ध और जैन हिंदू ग्रंथों को, पांडुलिपियों को भोजपत्रों पर सजाया जाता था। अजंता शैली से मिलते जुलते थे। ये किससे? अजंता शैली से मिलते जुलते थे। और तो और सूक्ष्म स्तर पर बनाए जाते थे। ये पांडुलिपियां व्यापारियों की प्रार्थना पर ही तैयार किए जाते थे। जो व्यापारी होते थे ना, उनकी प्रार्थना पर ही ये तैयार किए जाते थे। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत के तुर्की सुल्तान अपने साथ पारसी दरबारी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्वरूपों को भी अपने साथ लाए। यानी कि जो तुर्की सुल्तान थे वो जब भारत में आए, उत्तर भारत में आए, तब पारसी दरबारी को भी अपने साथ लेकर आए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पांडुलिपियां मालवा, बंगाल, दिल्ली, जौनपुर, गुजरात और दक्षिण में भी बनाई जाने लगी थी।
अकबर ने कश्मीर और गुजरात के कलाकारों को संरक्षण दिया था। ठीक है, चित्रकारों को प्रशय दिया। पहली बार शिलालेखों पर भी अंकित किए गए थे चित्रकारी को। इस काल के कुछ महान चित्रकार थे, जैसे अब्दुस समद। जो प्रमुख चित्रकार थे ना इस टाइम के, वो थे अब्दुस समद, दसवंत और बसावंत। जिन चित्रकारों को आश्रय दिया था वे यही अब्दुस समद, दासवंत और बसावंत थे। हुमायूं ने अपने दरबार में 2 पारसी चित्रकारों को प्राश्रय दिया था, वे अब्दुस समद, दासवंत और बसावंत ही थे। बाबरनामा और अकबरनामा के पृष्ठों पर चित्रकला के सुंदर उदाहरण पाए जाते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मुगल टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मुगल टाइम की बात कर रहे हैं। जो फेमस चित्रकार थे इनका नाम आप याद रखना, अब्दुस समद, दासवंत और बसावंत। ठीक है, फिर आता है 1562 और 1577 के मध्य नई शैली के आधार पर 1400 वस्त्र चित्रों की रचना हुई थी। 1400 वस्त्र चित्रों की रचना हुई थी। इन्हें शाही कला दीर्घ में रखा गया है। अकबर ने प्रतिमूर्ति बनाने की कला को भी प्रोत्साहित किया था। और तो और जहांगीर वह स्वयं भी उत्तम चित्रकार था। जहांगीर बहुत उत्तम चित्रकार था और कला का पारखी भी था। इस समय के कलाकारों को चटक रंगों जैसे मोर के गले सा नीला तथा लाल रंग का प्रयोग करने लगे थे। चित्रकारों को त्रिआयामी प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, वे जहांगीर के शासनकाल के मशहूर जो चित्रकार थे। यहाँ पर हमने देखा था कि हुमायूं के टाइम में जिनको संरक्षण दिया गया था, ठीक है, वे थे अब्दुस समद और दसवंत और बसावंत। अब जहांगीर के टाइम पे जो फेमस चित्रकार थे वो थे मंसूर, बिशनदास और मनोहर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मंसूर, बिशनदास और मनोहर ये जहांगीर के टाइम के फेमस चित्रकार हुए थे। मंसूर ने चित्रकार अब्दुल हसन की अत्यधिक प्रकृति बनाई है। मंसूर ने अबुल हसन की चित्र बनाई है। पशु पक्षियों को चित्रित करने में इनको विशेषता प्राप्त थे। ठीक है, फिर शाहजहां वास्तुकला में अधिक रुचि रखता था। सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने दादा की तरह ही चित्रकला को बढ़ावा दिया था। उसे भी प्राकृतिक तत्व जैसे पौधे, पशु आदि को चित्रित करना बहुत ज़्यादा पसंद था। औरंगजेब के समय में शाही संरक्षण के अभाव में चित्रकारों को देश के विभिन्न भागों में पनाह लेना पड़ा था। राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में चित्रकला के विकास को प्रोत्साहन मिला, यानी कि जब मतलब औरंगजेब इनको संरक्षण नहीं दे पाया तो राजस्थान और पंजाब में जो चित्रकलाएं थी उसको प्रोत्साहन मिला, उसका विकास हुआ। राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली भी इसमें विकसित हुई थी। कृतियाँ एक छोटी सी सतह पर चित्रित की जाती थी। इन्हें सूक्ष्म चित्रकारी कहा जाने लगा था। इन चित्रकारों ने महाकाव्यों, मिथकों, कथाएं इनकी मुख्य विषय वस्तु थी। ठीक है, इन अन्य जो विषय थे वो बारहमासा, रागमाला, महाकाव्यों के विषय आदि थे। अब यहाँ पर अगर पूछे कि राजस्थानी और पहाड़ी शैली की मुख्य जो विषय वस्तु थी वो क्या क्या थी, तो ये इन चित्रकारों ने जैसे महाकाव्यों, मिथक, कथाएं, बारहमासा, रागमाला, ये सब इनके मेन विषय वस्तु हुआ करते थे। सूक्ष्म चित्रकला स्थानीय केंद्रों जैसे कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गुलेर, चंबा, गढ़वाल, बिलासपुर, जम्मू आदि में विकसित हुई थी। फ्रेंड्स, हम प्राग्य ऐतिहासिक चित्रकला, मध्य ऐतिहासिक चित्रकला को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आधुनिक काल में चित्रकला पर। तो भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था आधुनिक काल में। और तो राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की विचार चित्रों में दिखने लगे थे। कला को बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं भी बनाई गई थी, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और ललित कला अकेडमी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इनकी जो मुख्य विषय वस्तु भारतीय सामाजिक जीवन, लोकप्रिय पर्व और मुगल कालीन स्मारकों पर आधारित होती थी। आधुनिक काल की जो विषय वस्तु थी ना, उसमें आप ये लिख सकते हैं। और सभी विषय वस्तु पूछते हैं, चाहे वो प्राग्य ऐतिहासिक काल की हो, चाहे वो मध्य ऐतिहासिक काल की हो, चाहे वो आधुनिक काल की हो, विषय वस्तु सब में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी काल की जो मुख्य विषय वस्तु है, मतलब पेंटिंग्स किन किन आधारों पर बनाई जाती थी, उन सबको अच्छे से लर्न करके ही जाना। अब यहाँ पर देखिए, 18वीं सदी के बाद ब्रिटिश प्रभाव, मतलब जो रियलिस्टिक थी ना, उस पर बनाई जाने लगी थी। 18वीं सदी के बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अभिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध चित्र भारत माता थी। प्रमुख आधुनिक जो कलाकार थे वो राजा रवि वर्मा थे, अमृता शेरगिल और MF हुसैन को मतलब उनको ही माना जाता है। ये थे आधुनिक काल के मुख्य चित्रकार।
आधुनिक कला की जो विशेषताएं थी वो नई तकनीकों का उपयोग था, व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति थी, पारंपरिक और आधुनिक शैली का चित्रण हुआ करता था। इसमें सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके बारे में मतलब जान गए हैं। अब देखिए आगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि प्रमुख भारतीय शहरों में यूरोपीय मॉडल पर कला स्कूल स्थापित हुए थे। ठीक है। अब त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा के मिथ के और सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित तेल चित्र इस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए थे। जो राजा रवि वर्मा थे ना, उनके जो मतलब विषय वस्तु थी वो तेल चित्र थी। उनके मुख्य विषय वस्तु तेल चित्र थी, यानी बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय भी हुई थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ ठाकुर, E.B. हेवेल, आनंद के टिश कुमार स्वामी बंगाल कला शैली के उदय में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। बंगाल कला शैली शांति निकेतन में फली फूली, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की भी स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आधुनिक भारत से अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आप नंबर का ध्यान रखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। और इसमें और भी प्रतिभाशाली कलाकार जैसे नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी उभरते हुए कलाकारों को ये प्रशिक्षित प्रोत्साहित करते थे। नंदलाल बोस भारतीय लोक कला तथा जापानी चित्रकला से प्रभावित थे। विनोद बिहारी मुखर्जी प्राच्य परंपराओं में गहरी रुचि रखते थे। अब प्राच्य परंपराएं क्या होती है? जैसे एशियाई कला, पूर्वी देशों की कला, यानी कि जिसको पूर्वी देशों की कला के बारे में नॉलेज हो उसे ही प्राच्य कला कहा जाता है। चित्रकला जैमिनी रॉय ने उड़ीसा के पट चित्रकारी और बंगाल की कालीघाट चित्रकारी से प्रेरणा प्राप्त की थी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय परितोष सेन, निरोध मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता आदि के नेतृत्व में कलकत्ता के चित्रकारों ने एक नया वर्ग बनाया था, जिसने भारतीय जनता की दशा को नई दृश्य भाषा और नवीन तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको इजीली वे में जो मेन पॉइंट है ना उसको ही बता देती हूँ, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि 1948 में मुंबई में फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना हुई थी। 1948 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में कलाकार संघ की स्थापना हुई। इस संघ के अन्य सदस्य थे जैसे S.H. राजा, M.F. हुसैन और M.R.S.K. बकरे और H.A. गोंडे। ये संस्था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से अलग हो गई और इसने स्वतंत्र भारत की आधुनिकता सशक्त कला को जन्म दिया। यानी कि ये संस्था पहले बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का एक हिस्सा हुआ करती थी, बाद में ये अलग हो गई। अब इनकी जो विषय वस्तु होती थी, यानी कि 1970 से मतलब जो कलाकार थे वो गरीबी और भ्रष्टाचार की दैनिक घटनाएं, विस्फोटक सांप्रदायिक तनाव, शहरी समस्याएं इनकी कला का मुख्य विषय बन गए थे। देव प्रसाद राय चौधरी, S. पडिकर, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था भारत में एक महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में उभरी। यानी कि जो S. पडिकर थे, देव प्रसाद राय के संरक्षण में ही मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था ग्रो कर रही थी और उभरी थी। आधुनिक कालों की एक नई पीढ़ी को ये प्रभावित कर रही थी। आधुनिक भारतीय चित्रकला के मुख्य चित्रकार हैं जैसे तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा। ये सारे आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ पाठगत प्रश्न है जो अभी हमने जो भी डिस्कस किया है, पॉइंट्स डिस्कस किया, चाहे वो प्रागैतिहासिक हो, मध्य ऐतिहासिक हो, आधुनिक हो, ये इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खुदाई का स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है। सेकंड है प्राचीन काल के ब्राह्मणों और बौद्धों के साहित्य में किन 3 प्रकार की चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं? तो लेपे चित्र, लेखा चित्र, धूली चित्र जो फर्शों पर बनाई जाती थी, लेखा चित्र जो कपड़ों पर की जाती थी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। थर्ड है धूली चित्रकारी प्रायः कहाँ की जाती थी? तो ये फर्शों पर बनाए जाते थे। फोर्थ है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का विषय क्या था? मैंने बताया था ना आपको कि विषय वस्तु आपसे ज़रूर पूछता है, तो अजंता की गुफाओं की जो विषय वस्तु थी वो ये जातक कहानियों और बौद्ध विषय वस्तु के दृश्य बनाए जाते थे इसमें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इन दो स्थलों का नाम लिखिए जहां 6वीं और 9वीं शताब्दी के बौद्ध चित्र प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर में बाघ और कर्नाटक, दक्षिण में बादामी के चित्र मिले हैं। 6 है सूक्ष्म चित्रकला क्या है? एक छोटे स्तर पर रामायण, महाभारत, मिथक, परंपराएं, कथाएं, ऋतु और रागमाला, संगीत की धुन है। ये सारे मतलब सूक्ष्म स्तर की चित्रकला है। 7 है मध्यकाल में चित्रकारों को शाही संरक्षण देना किसने मना किया? तो औरंगजेब ने मना कर दिया था। क्वेश्चन 8 है अंग्रेजी पढ़े हुए शहरी कलाकारों की चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो इनकी विषय वस्तु ब्रिटिश शासन की दृष्ट कृति यानी कि बुरी कृति, राष्ट्रीयता के आदर्श, राष्ट्रीय परिचय की इच्छा, ये सारे इनकी विषय वस्तु थे। क्वेश्चन 9 है भारत में कला और संगीत की प्रोन्नति के लिए कौन से 2 सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई थी? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट था और ललित कला अकेडमी थी सेकंड। ठीक है। 10th क्वेश्चन कौन सा राज्य पट्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा राज्य पट्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 11 है शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की है? तो कला भवन की स्थापना की है। 12 है त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो आधुनिक भारत में मिथिक पूर्ण और सामाजिक विषय वस्तु को दर्शाए हुए तेल चित्र बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। यही रीज़न है कि त्रावणकोर के राजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम अलंकृत कला के बारे में पढ़ेंगे। अलंकृत कला वे होती है जो सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसमें सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स अलंकृत कला भारत में सजावट के लिए भी चित्र बनाए जाते हैं, जैसे रंगोली, अल्पना, एपन, कोलम। ठीक है। उनकी मुख्य विशेषताएं होती थी शुभ अवसरों पर ये बनाई जाती थी, चावल के आटे या रंगीन पाउडर से ये बनाई जाती थी। अब देखिए ये डिज़ाइन उत्तर में रंगोली, बंगाल में अल्पना, बस ये मतलब होती एक ही चीज़ थी, बस अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता था। जैसे यही डिज़ाइन उत्तर में रंगोली के नाम से जाना जाता है, बंगाल में अल्पना के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल में एपन, कर्नाटक में रंगावली, तमिलनाडु में कोल्लम, मध्य प्रदेश में मांडना नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो अल्पना, उत्तरांचल में एपन। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं मिथिला चित्रकला। फ्रेंड्स मिथिला जो चित्रकला है, मिथिला चित्रकला भारत की एक प्रसिद्ध लोक कला चित्रकला है। प्रसिद्ध लोक कला चित्रकला है। ठीक है। ये चित्रकला मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनाई जाती थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनाई जाती है। इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका जो जन्म है वो मिथिला क्षेत्र बिहार से ही हुआ है। मिथिला क्षेत्र बिहार से ही हुआ है। पहले इसे घर की दीवारों और आंगन को सजाने के लिए बनाया जाता था। खासकर जैसे शादी और त्यौहार के समय महिलाएं इसे बनाती थी और इसे अपनी बेटी को उपहार के रूप में भी दिया जाता था। अब इसके मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। चमकीले और प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है। कागजों पर बनाई जाती थी, मिट्टी के रंगों जैसे गोबर से भी बनाया जाता था। ठीक है। इसमें प्राकृतिक रंगों का और चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। रेखाओं और पैटर्न का अधिक प्रयोग किया जाता था। यानी कि ये जो पिक्चर थी ना, ये त्रिआयामी में भी बनाई जाती थी। त्रिआयामी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इसमें धार्मिक और प्राकृतिक विषय वस्तु जैसे भगवान राम, सीता और कृष्ण, दुर्गा, पेड़ पौधे, मछली, मोर, सूरज, इन सब का चित्र, मतलब इन सब, ये सारे इनके मेन विषय वस्तु थे। यानी कि इन्हीं के आधार पे ये चित्र बनाए जाते थे। अदालत के दृश्य, विवाह, सामाजिक घटनाओं को प्रदर्शित करते थे ये अपने चित्र में। ठीक है। अब इसमें मुख्य जो उपयोग होने वाले रंग होते थे वो पत्तियों से हरा रंग प्राप्त करते थे, फूलों से लाल और गुलाबी रंग प्रयोग में लाते थे, मिट्टी और कोयले से काला रंग बनाया जाता था, हल्दी से पीला रंग बनाया जाता था। यहाँ पर हमने अब देखिए इसका महत्व क्या था। तो भारतीय लोक कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा था ये। मैंने आपको बताया कि भारतीय लोक कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज ये चित्रकला कागज, कपड़े, कैनवास पर भी बनाए जाने लगे थे। ठीक है। भारत की प्रसिद्ध हस्तकला भी इसे माना जाता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया मिथिला चित्रकला के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला जो आंध्र प्रदेश में बनाई जाती थी। ये चित्रकारी आंध्र प्रदेश में
की जाती थी। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। कलमकारी का मतलब होता है कलम से बनाए गए चित्र। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली गई और ये चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। कपड़ों पर हाथ से, ब्लॉकों से, सब्जियों के रंगों से ये चित्र बनाए जाते हैं। सब्जियों के रंग ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी जगह श्रीकालहस्ती कलमकारी चित्रकला का लोक प्रसिद्ध केंद्र बन गया है। श्रीकालहस्ती इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना कि श्रीकालहस्ती ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोक प्रसिद्ध केंद्र है ये कलमकारी चित्रकला की। काम आंध्र प्रदेश में मसोलीपट्टनम में भी देखा जाता है। विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। रामायण, महाभारत, अन्य धार्मिक ग्रंथों से दृश्य लिए जाते हैं। प्रत्येक दृश्य की चारों ओर पेड़ पौधे वनस्पतियों से सजाया जाता था। चित्रकारी वस्त्रों पर की जाती थी। ये चित्र बहुत ही स्थायी होते थे, आकार में लचीले होते थे, विषय वस्तु के अनुरूप भी बनाए जाते थे। जैसे देवी देवताओं के चित्र खूबसूरत बॉर्डर से सजाए जाते थे, मंदिरों के लिए बनाए जाते थे। गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों के कारण मसूलीपट्टनम कलमकारी पारसी चित्रों डिजाइनों से प्रभावित होती चली गई थी। हाथ से खुदे ब्लॉकों से इन चित्रों की रूपरेखा और प्रमुख घटक बनाए जाते थे। बाद में कलम से बारीक चित्रकारी भी इसमें की जाती थी। कला वस्त्रों, चादरों और पर्दों से प्रारंभ हुई थी। खजूर की लकड़ी को तराश कर एक ओर से नुकीली और दूसरी ओर से बारीक बालू गुच्छों से युक्त कर देते थे जो ब्रश या कलम का काम करती थी। यानी कि इसमें खजूर की लकड़ी होती थी, उसी का यूज़ किया जाता था कलम बनाने के लिए। कलमकारी के रंग पौधों की जड़ों को या पत्तों को निचोड़ कर प्राप्त किया जाता था। इनमें लोहे, टिन, तांबे और फिटकरी के साल्ट्स भी मिलाए जाते थे। तो यहाँ पर हमने कलमकारी चित्रकला भी देख लिया है जो आंध्र प्रदेश में मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसका जो लोक प्रसिद्ध केंद्र था वो श्रीकालहस्ती था। और किस तरह से ये पिक्चर्स बनाए जाते थे, किन क्या क्या इनकी विषय वस्तु थी, कैसे डिज़ाइन किया जाता था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं उड़ीसा पट्टचित्र। उड़ीसा पट्टचित्र उड़ीसा पट्टचित्र भी अधिकतर कपड़ों पर ही बनाए जाते थे और ये उड़ीसा प्रदेश में अन्य प्रकार के पट्टचित्र प्राप्त होते थे। ये कालीघाट के पट्टचित्रों के समान ही पाए जाते थे, कपड़ों पर बनाए जाते थे। ये चित्र अधिक विस्तार से बने हुए होते थे, अधिक रंगीन और हिंदू देवी देवताओं से संबंध कथाओं को ये दर्शाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं फाड़ चित्र। फ्रेंड्स, फाड़ चित्र राजस्थान की पारंपरिक लोक चित्रकला है। ये चित्र लंबे मफलर या लंबे कपड़े पर बनाए जाते थे और इन्हें कहानी सुनाने के लिए उपयोग किया जाता था। फाड़ चित्र राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला है जिसमें लंबे कपड़े पर देवी देवताओं और लोक नायकों की कथाएं चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। फाड़ चित्र की मुख्य विशेषताओं में हम लंबे कपड़े पर बनाए जाते थे, ये लिख सकते हैं। देवी देवताओं और लोक नायकों की कहानियाँ दिखाई जाती थी। चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये राजस्थान की लोक कला का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख जो विषय वस्तु थी तो इसमें फाड़ चित्रों में अधिकतर इनकी कथाएं दिखाई जाती थी, जैसे पाबू जी की कथा, देव नारायण जी की कथा, लोक देवताओं और वीरों की जीवन की घटनाएं भी इसमें दिखाई जाती थी। इसकी मुख्य विषय वस्तु देवी देवताओं से संबंधित होती थी, कथा कहानियों से संबंधित होती थी, महाराजाओं के साथ कथानकों पर भी यह आधारित होती थी। इनमें कच्चे रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। मोटी रेखाओं का यूज़ किया जाता था। आकृतियों का द्विआयामी स्वरूप हुआ करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं गोंड कला। भारत के संथाल प्रदेश में उभरी एक बहुत ही उन्नत किस्म की चित्रकारी है। कौन सी कला? गोंड कला, जो बहुत ही सुंदर गोदावरी बेल्ट की गोंड जाति जो जनजाति की है एक किस्म है जो संथाल जितनी ही प्राचीन है। अद्भुत रंगों में खूबसूरत आकृतियां बनाई जाती हैं। मैंने इसमें यही याद करना है कि जो गोंड कला है वो भारत के संथाल प्रदेश में उभरी एक बहुत महत्वपूर्ण और उन्नत कला है। ठीक है, अद्भुत रंगों में खूबसूरत आकृतियाँ इसमें बनाई जाती थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाटिक प्रिंट। सभी लोक कलाएं और दस्तकारी मूल में पूरी तरह से भारतीय नहीं है। फ्रेंड्स, बाटिक जो प्रिंट होता है ना वो एक प्रकार की अलंकृत यानी कि डेकोरेटिव चित्रकला होती है जिसमें मोम और रंगों की मदद से कपड़ों पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस कला में जहां मोम लगाया जाता है वहां रंग नहीं लगता और सुंदर डिज़ाइन भी बन जाते हैं। तो बाटिक प्रिंट में आप इतना ही याद रखें। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ पाठगत प्रश्न हैं, जैसे हमें इसको मैच करना है। रंगोली उत्तर भारत में बनाई जाती थी। ठीक है, अल्पना कहाँ पर? बंगाल में बनाई जाती थी। एपन उत्तरांचल, रंगोली कर्नाटक,
कोल्लम, तमिलनाडु, मांडना, मध्य प्रदेश, ये सारे रंगोली के प्रकार है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनको बोला जाता है। ठीक है। सेकंड है, किन चित्रों के द्वारा युवा कन्याओं को सलाह दी जाती थी? तो मिथिला चित्रकला से युवा कन्याओं को सलाह दी जाती थी। थर्ड है, कलमकारी काम कैसे किया जाता है? तो सब्जियों के रंग के प्रयोग से बनाया जाता है। क्वेश्चन 4 है, कलमकारी चित्रकला की क्या विशेषता है? तो यह हिंदू धार्मिक मिथकों पर आधारित होते थे, जो एक दृश्य के क्रम से बनाए जाते थे। ऊपर और नीचे यह फूलों के सजे हुए नमूने से घिरे हुए होते थे। फिफ्थ है, कलमकारी के लिए कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो श्रीकालहस्ती, ये मैंने आपको बताया था ना, श्रीकालहस्ती ये केंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलमकारी के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला कहाँ फेमस है? तो ये महाराष्ट्र में फेमस है। फ्रेंड्स, वर्ली जो चित्रकला है वो भारत की एक प्रसिद्ध लोक कला है, प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के वारली जनजाति द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? वारली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ये चित्रकला बहुत सरल होती है, सरल आकृतियों जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर से बनाई जाती है और इसमें गांव के जीवन को भी दिखाया जाता है। वारली चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल की घोल से यह बनाया जाता है। लाल या भूरे रंग की दीवार पर ये चित्र बनाए जाते हैं। ज्यामितीय आकृति जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोर से मानव और पशु बनाए जाते हैं। ठीक है। गांव का जीवन दिखाया जाता है, जैसे खेती, नृत्य, शादी, प्राकृतिक और त्यौहार का भी चित्रण इसमें किया जाता है। वारली चित्रकला की विषय वस्तु है जैसे खेती और फसल काटना, शादी और उत्सव, तर्पण, नृत्य, पेड़ पौधे, जानवर, गांव का दैनिक जीवन, ये सारे वारली चित्र के मतलब विषय वस्तु हैं। अब वारली चित्रकला का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। ये भारत की पारंपरिक लोक कला को दर्शाती है। इससे जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का भी पता चलता है। मैंने आपको यहाँ पर मतलब वारली चित्रकला की बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, इसकी विषय वस्तु के भी बारे में बता दिया गया है। ठीक है। इसमें पृष्ठभूमि में भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है और तरह तरह की मतलब शेप्स दिए जाते हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। दीवारों पर ये बनाए जाते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कालीघाट चित्रकला, जो कलकत्ता के नाम पर इसका नाम पड़ा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कालीघाट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कालीघाट चित्रकला भारत की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है, जो 19वीं सदी में विकसित हुई थी। इसका विकास कालीघाट मंदिर के आसपास हुआ था, इसलिए इसका नाम कालीघाट चित्रकला पड़ा था। अब इसकी मुख्य विशेषताओं में देख लेते हैं। जैसे इसमें जो होते थे ना, देवी देवताओं मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कागज़ पर चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इन रेखा चित्रों में स्पष्ट पृष्ठभूमि होती थी। काली, लक्ष्मी, कृष्ण, गणेश, शिव, अन्य देवी देवताओं को इसमें चित्रित किया जाता था। ठीक है। इसी प्रकार की पट्ट चित्रकला उड़ीसा में भी पाई जाती थी। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि मोटे और स्पष्ट रेखाओं का इसमें प्रयोग किया जाता था, चमकीले और सरल रंगों का प्रयोग किया जाता था, कम पृष्ठभूमि होती थी, सरल और आकर्षक आकृतियाँ होती थी, कागज़ पर वाटर कलर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब इनकी विषय वस्तु क्या है? धार्मिक विषय जैसे देवी देवताओं, काली, कृष्ण, दुर्गा, मैंने अभी आपको बताया है ना, इन सब पर ही चित्र बनाए जाते थे। सामाजिक विषय जैसे समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भारतीय हस्तशिल्प आखिर होता क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्प वह वस्तु होती है जो हाथों से बनाई जाती है, मशीन से नहीं बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला, मेहनत और कल्पना का उपयोग करते हैं। भारत सर्वोत्कृष्ट हस्तशिल्प का खजाना माना जाता है, यानी कि भारत सबसे अव्वल दर्जे का हस्तशिल्प का खजाना माना जाता है। दैनिक जीवन की इसमें सामान्य वस्तुएं भी कोमल कलात्मक रूप से गढ़ी जाती हैं। ठीक है। हस्तशिल्प भारतीय कलाकारों की रचनात्मक के रूप में प्रदान करने लगे। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प पर गर्व कर सकता है, यानी कि हर क्षेत्र का अपना एक महत्व है जो अपने कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कश्मीर कढ़ाई वाली शालों, गलीचों,
नामदार शिल्क और अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कश्मीर के बारे में इसमें पूछता है कि कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर अपने कढ़ाई वाले शालों के लिए, गलीचों के लिए, सिल्क अखरोट की लकड़ी से बने फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और राजस्थानी बंधनी काम के वस्त्रों, कीमती हीरे जवाहरात, जड़े आभूषण, चमकते हुए नीले बर्तन, मीनाकारों के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने कश्मीर और राजस्थान के बारे में पढ़ा है। ठीक है, राजस्थान के बारे में आप यहाँ पर देख लेना कि राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश अपनी बिदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ताम मूर्तियों और कांजीवरम साड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैसूर रेशम और चंदन की लकड़ी की वस्तुओं के लिए, केरल हाथी दांत की नक्काशी और शीशम की लकड़ी के फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की चंदेरी कोसा सिल्क, लखनऊ की चिकन, बनारस की ब्रोकेड, जारी वाली सिल्क साड़ियाँ, असम का बेंत का फर्नीचर, ये सारे इसीलिए फेमस है, मतलब अपने हस्तकलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ पाठगत प्रश्न है। क्वेश्चन 1, वर्ली चित्रकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो महाराष्ट्र में प्राप्त होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। सेकेंड है, वर्ली चित्रों के लिए कौन सा कबीला प्रसिद्ध है? तो गोंड और कोल कबीला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 3 है, वर्ली चित्रों की विशेषता क्या है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये रेखा गणितीय आकृतियों का उपयोग करती है और विषय सीढ़ी नुमा आकृति में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन 4 है, कश्मीर प्रदेश की कला और दस्तकारी की कुछ प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो कढ़ी हुई शालें, नामदार सिल्क, अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर, ये प्रसिद्ध है। जस्ट हमने अभी इसको पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर, मतलब हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। हमने पाठगत प्रश्न को भी साथ साथ सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हम कुछ पाठांत प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये जो चैप्टर है एक बच्चे के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही मैंने बनाया है। 24 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम्स है। ये जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की हमारी बुक है ना, इसी का एग्ज़ाम है 24 अप्रैल, मैंने उसी के बेस पे बनाया है। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर देख लेते हैं। मध्यकाल में आप चित्रकला के विकास का वर्णन किस प्रकार करेंगे? तो फ्रेंड्स, मध्यकाल में भारतीय चित्रकला का बहुत विकास हुआ था। इस समय विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई थी, जैसे मुग़ल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, तो मुग़ल चित्रकला, इसमें यथार्थवाद, प्रकृति और दरबारी जीवन का चित्रण दिखाया जाता था। राजस्थानी चित्रकला, इसमें धार्मिक विषय जैसे रामायण, महाभारत, प्रेम कथाएँ दिखाई जाती थी। और पहाड़ी चित्रकला में इसमें प्रकृति, प्रेम, भक्ति का सुंदर चित्रण भी मिलता है। इस काल में चित्रों में रंगों का सुंदर प्रयोग किया जाता था, बारीक रेखाएं होते थे, भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को भी मिलती थी। तो मध्यकाल में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब सेकंड है क्वेश्चन है, मधुबनी कला शैली को परिभाषित कीजिए। मधुबनी चित्रों की रचना कैसे अधिक वैचारिक है? तो मधुबनी जो चित्रकला है उसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता था। बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला थी वो, जिसमें प्राकृतिक रंगों से दीवारों और कागज पर चित्र बनाए जाते थे। इसकी विशेषताएं मुख्य थी कि ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी, धार्मिक विषय जैसे राधा कृष्ण, राम सीता का वर्णन किया जाता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज ये कला कपड़ों, पेंटिंग्स, होम डेकोर में इस्तेमाल होता है। इसे बाज़ार में बेचकर कलाकार रोजगार कमाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा ना, मधुबनी मिथिला क्षेत्र में चित्रकला बिहार की मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला थी ये। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कलमकारी चित्रकला और मिथिला चित्रकला में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें कलमकारी और मिथिला चित्रकला में अंतर बताना है। तो कलमकारी कपड़े पर बनाए जाते थे, कलम पेन से चित्र बनाए जाते थे, प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और तो और पौराणिक कथाओं पर ये बनाए जाते थे। ये थी कलमकारी चित्र की विशेषताएं। अब मिथिला चित्र देखिए, मिथिला दीवार और कागजों पर बनाया जाता था और हाथ से फ्री हैंड भी बनाया जाता था। प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। धार्मिक व लोक जीवन से ये संबंधित होते थे। तो आप इन दोनों के अंतर में ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, काली घाट के चित्रों में अनेक प्रकार की बंगाली संस्कृति झलकती है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो काली घाट की चित्रों में बंगाली संस्कृति के बारे में हमें बताना है। काली घाट चित्रकला कोलकाता में बंगाल की संस्कृति स्पष्ट दिखती है। देवी देवताओं का चित्रण जैसे काली और दुर्गा का चित्रण बनाया जाता था। आम लोगों का जीवन, बाबू संस्कृति,
सामाजिक व्यंग, समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किया करते थे। सरल रेखाएं और चमकीले रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। इससे बंगाल के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक भी मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। भारतीय कलाकार एक धातु के टुकड़ों को तथा लकड़ी और हाथी के दांत जैसी वस्तु को अपने जादुई स्पर्श से कलाकृति में बदल देते थे। विस्तार से बताइए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय कलाकार थे वे साधारण वस्तुओं को भी कला में बदल देते थे, जैसे धातु हो गई, लकड़ी हो गई। ठीक है, धातु, लकड़ी, हाथी दांत, हाथी दांत, हाथी दांत आदि से सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। उनकी कल्पना शक्ति और कौशल बहुत ज़्यादा अद्भुत होती थी। पारंपरिक तकनीकों से कला को जीवंत बना देते थे। इससे पता चलता है कि भारतीय कला रचनात्मक और कौशल का अनोखा एक उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। मुगलों की चित्रकला का कला के रूप में क्या योगदान था? तो मुगल शासकों ने चित्रकला को बहुत बढ़ावा दिया था। जैसे दरबार में चित्रकारों को संरक्षण दिया था। यथार्थवाद चित्र, राजाओं और युद्ध दरबार, फारसी और भारतीय शैली चित्रण भी दिखाए जाते थे। प्रसिद्ध कलाकार अब्दुल समद और बसावंत को भी संरक्षण दिया गया था। जो बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है, उनके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कलमकारी कला। कलमकारी जो कला होती थी वो मेन आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये कपड़े पर बनाई जाती थी। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और ये कलम से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है पहाड़ी कला। पहाड़ी कला हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई थी और प्राकृतिक प्रेम और भक्ति मेन इसका विषय था। राधा कृष्ण की लीलाएं इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। इसमें कोमल रंगों का और सुंदर भाव का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है काली घाट की कला। कोलकाता की प्रसिद्ध शैली थी ये, और सरल और बोल्ड रेखाओं का इसमें प्रयोग किया गया था। देवी देवता और सामाजिक विषय इसके मुख्य विषय वस्तु थे। बंगाली संस्कृति का इसमें चित्रण भी किया जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।